नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। ब्रह्मांड की पैदाइश की कहानी स्टीवन वाइनबर्ग के क्लासिक किताब है द फर्स्ट 3 मिनट्स। ये 1977 में आई थी और इसने ना ब्रह्मांड विज्ञान मतलब कॉस्मोलॉजी को देखने का नजरिया ही बदल दिया। हाँ बिल्कुल। और वाइनबर्ग खुद तो पार्टिकल फिजिक्स यानी कण भौतिकी के एक्सपर्ट थे। तो ये किताब दिखाती है कि कैसे यूनिवर्स के वो पहले कुछ लम्हे, खासकर पहले सेकंड का भी 100वां हिस्सा समझने के लिए ये दोनों फील्ड्स पार्टिकल फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी साथ आ जाती हैं। सही। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि वाइनबर्ग के जो मुख्य तर्क हैं उन्हें समझें। ये स्टैंडर्ड मॉडल क्या बला है जिसकी वो बात करते हैं और हम इस पर भरोसा क्यों करें। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, और वाइनबर्ग ने शुरू में ही साफ किया है कि ये पूरी कॉस्मोलॉजी की किताब नहीं है। ये खास तौर पर शुरुआती यूनिवर्स पर फोकस करती है और इसका जो बेसिस है वो 1965 की एक बहुत अहम खोज है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जिसे हम CMB भी कहते हैं। अच्छा, और एक मजेदार बात इसमें यह भी है कि उन्होंने ये किताब किसके लिए लिखी। वो कहते हैं कि ये ऐसे पाठक के लिए है जो तर्क समझने को तैयार हो, भले ही उसे फिजिक्स या मैथ्स की बहुत गहराई ना पता हो। वो एक होशियार वकील से तुलना करते हैं जो आपकी भाषा न भी समझे पर दलील एकदम ठोस जाता है। तो हमारे श्रोताओं के लिए एकदम मुफीद है। बिल्कुल। तो फिर ये स्टैंडर्ड मॉडल है क्या चीज। वाइनबर्ग बताते हैं कि भाई 70 के दशक तक वैज्ञानिकों ने शुरुआती ब्रह्मांड की एक काफी डिटेल्ड तस्वीर बना ली थी। इसी को स्टैंडर्ड मॉडल कहा गया। ये बिग बैंग थ्योरी का ही एक ज्यादा तफसील वाला, ज्यादा डिटेल्ड रूप है ना। हाँ, कह सकती हैं। इसमें सिर्फ ये नहीं कि एक धमाका हुआ, इसमें ये भी है कि उस धमाके के वक्त यूनिवर्स में क्या क्या चीजें थीं, कितनी मात्रा में थीं, मतलब एक तरह की शुरुआती रेसिपी। अच्छा, एक रेसिपी। तो इस रेसिपी से जो बना उसके पहले 3 मिनट की कहानी क्या है मोटे तौर पर। शुरुआत हुई एक ऐसे धमाके से जो हर जगह हुआ, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं सेंटर में हुआ हो, और पदार्थ का हर कण दूसरे से तेजी से दूर भाग रहा था। हाँ, और सोचिए, पहले सेकंड के बस 100वें हिस्से में तापमान था 100 अरब डिग्री सेल्सियस। 100 अरब डिग्री? जी, इतना गर्म कि ना एटम बन सकते थे, ना उनके न्यूक्लियस, कुछ नहीं। यूनिवर्स बस एलिमेंट्री पार्टिकल्स यानी मूल कणों का एक खौलता हुआ सूप था। किस तरह के कण थे इसमें? मुख्य तौर पे थे इलेक्ट्रॉन, उनके एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, फिर न्यूट्रिनो जिनका कोई चार्ज नहीं, वजन भी लगभग नहीं के बराबर, और फोटॉन यानी रोशनी के कण। और ये सब लगातार एनर्जी से बन रहे थे, टकरा रहे थे और फिर से एनर्जी में बदल रहे थे। एक अजीब सी उथल-पुथल थी। और इसका घनत्व, डेंसिटी, वो कितनी रही होगी? पानी से करीब 4 अरब गुना ज्यादा। बाप रे। हाँ, और इस सूप में भारी कण जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत ही कम थे। अंदाजा लगाइए, हर अरब फोटॉन या इलेक्ट्रॉन के पीछे शायद एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। अच्छा, सिर्फ 1 प्रति अरब? हाँ, और यही अनुपात, मतलब फोटॉन बनाम भारी कणों का ये रेशियो, बाद में जब CMB खोजा गया तो उससे कंफर्म हुआ। ये मॉडल के लिए एक बहुत बड़ा सबूत बना। इससे पता चला कि शुरुआती यूनिवर्स रेडिएशन डोमिनेटेड था। यानी विकिरण का बोलबाला था। तो ये सूप ठंडा कैसे हुआ? जैसे जैसे यूनिवर्स फैला वो ठंडा होता गया। 1 सेकंड के आसपास तापमान गिरकर 10 अरब डिग्री रह गया, फिर 14 सेकंड में 3 अरब डिग्री, और 3 मिनट तक आते आते लगभग 3 मिनट के अंत तक तापमान करीब 1 अरब डिग्री तक गिर गया। अब जाकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इतने ठंडे हो गए कि वो आपस में जुड़कर हल्के न्यूक्लियस, खासकर हीलियम का न्यूक्लियस बना सकते थे। तो 3 मिनट के बाद की तस्वीर क्या बनी? तब यूनिवर्स में ज्यादातर तो फोटॉन्स, न्यूट्रिनोस और एंटी न्यूट्रिनो ही थे। साथ में थोड़ा न्यूक्लियर मैटर था, नाभिकीय पदार्थ। इसमें करीब 73% हाइड्रोजन के न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन्स और 27% हीलियम के न्यूक्लियस थे, और साथ में थे बचे हुए इलेक्ट्रॉन। और यही वो रॉ मटेरियल था जिससे बाद में तारे और गैलेक्सीज बनी? बिल्कुल, यही वो सामान था। कमाल है। ये कहानी सुनने में तो बहुत रोमांचक है, लेकिन इस स्टैंडर्ड मॉडल पर यकीन क्यों करें? वाइनबर्ग 2 बड़े सबूतों की बात करते हैं ना? हाँ, 2 मुख्य स्तंभ हैं इसके। पहला है यूनिवर्स का एक्सपेंशन यानी ब्रह्मांड का विस्तार। हाँ, वैसे तो रात को आसमान देखो तो लगता है सब शांत है, तारे अपनी जगह पर हैं, पर वाइनबर्ग कहते हैं ये एक इल्यूजन है, एक धोखा है। सही कहा। ये विस्तार का पता चला डॉपलर इफेक्ट से।
ये वही असर है जिससे एम्बुलेंस की आवाज बदलती है जब वो पास आती है या दूर जाती है। हाँ, आवाज की पिच बदल जाती है। बिल्कुल वैसे ही लाइट के साथ होता है। अगर कोई चीज हमसे दूर जा रही है तो उससे आने वाली लाइट की वेवलेंथ लंबी हो जाती है, मतलब वो स्पेक्ट्रम में लाल रंग की तरफ खिसक जाती है। इसे कहते हैं रेड शिफ्ट। और अगर पास आ रही हो तो वेवलेंथ छोटी हो जाती है और लाइट नीले रंग की तरफ खिसकती है, ब्लू शिफ्ट। अच्छा, तो ये रेड शिफ्ट सबसे पहले किसने देखा? तारों की रोशनी में ये शिफ्ट सबसे पहले 1868 में हिगिंस ने देखा था। तारों की रोशनी में ना कुछ खास वेवलेंथ पर काली धारियां होती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। हिगिंस ने देखा कि ये धारियां अपनी जगह से थोड़ी खिसकी हुई हैं। इसी खिसकाव से उन्होंने तारों की रफ्तार नापी। और मजे की बात यह है कि ये तरीका दूरी पर निर्भर नहीं करता, बस रोशनी तेज होनी चाहिए। ठीक है, फिर कहानी आगे बढ़ी गैलेक्सीज की खोज तक। हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, लेकिन आसमान में एक और धुंधला सा धब्बा दिखता है, एंड्रोमेडा। पहले लोग इसे नेब्यूला समझते थे, मतलब गैस का बादल। बहुत बहस चली कि ये हमारी गैलेक्सी का हिस्सा है या कुछ और। हाँ, और इसका जवाब मिला 1923 में एडविन हबल को। उन्होंने एंड्रोमेडा में कुछ खास तारे खोजे, सेफिड वेरिएबल कहते हैं इन्हें। सेफिड वेरिएबल, इनकी क्या खासियत है? इनकी खासियत ये है कि इनकी असल चमक और इनके टिमटिमाली की रफ्तार के बीच एक सीधा रिश्ता होता है। ये रिश्ता हेनरीटा लेविट और हार्लो शेपली पहले ही खोज चुके थे। हबल ने इसी रिश्ते का इस्तेमाल किया एंड्रोमेडा की दूरी नापने के लिए, और दूरी निकली करीब 9 लाख प्रकाश वर्ष। बाद में ये माप और सुधरा 20 लाख प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा। 20 लाख प्रकाश वर्ष, मतलब ये तो हमारी गैलेक्सी से बहुत दूर है। बिल्कुल। इससे ये पत्थर की लकीर हो गई कि एंड्रोमेडा हमारी मिल्की वे जैसी ही एक पूरी की पूरी अलग गैलेक्सी है। ये तो बहुत बड़ी खोज थी। और हबल यहीं नहीं रुके हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हबल से पहले एक और एस्ट्रोनॉमर थे, स्लिफर। उन्होंने देखा था कि कई नेबुला जो असल में गैलेक्सीज थीं, रेड शिफ्ट दिखा रही हैं, मतलब वो हमसे दूर जा रही हैं। अच्छा, ये बात पहले से पता थी? हाँ, लेकिन हबल ने 1929 में इसे एक कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने न सिर्फ ये देखा कि गैलेक्सीज दूर जा रही हैं, बल्कि ये भी दिखाया कि उनके दूर जाने की रफ्तार v उनकी दूरी d के सीधे अनुपात में है। मतलब जो गैलेक्सी जितनी ज्यादा दूर है वो उतनी ही तेजी से दूर भाग रही है। एग्जैक्टली, यही है हबल का नियम v = h0d। और ये एक बहुत बड़े आइडिया को सपोर्ट करता है जिसे कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल कहते हैं। कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल, ये क्या है? ये सिद्धांत कहता है कि अगर आप बहुत बड़े स्केल पर देखें तो यूनिवर्स हर दिशा में आइसोट्रोपिक और हर जगह होमोजीनियस, करीब करीब एक जैसा ही दिखता है। और अगर यूनिवर्स ऐसा है तो किसी भी गैलेक्सी से देखने पर बाकी सभी गैलेक्सीज उससे दूर भागती हुई दिखनी चाहिए और उनकी रफ्तार दूरी के साथ बढ़नी चाहिए, ठीक वैसा ही जैसा हबल ने पाया। समझ गया। तो हबल का नियम इस कॉस्मोलॉजिकल सिद्धांत का एक सबूत बन गया। हाँ, हालांकि वाइनबर्ग मानते हैं कि हबल का शुरुआती डेटा थोड़ा कच्चा था, पर बाद की स्टडीज ने इस नियम को पक्का कर दिया। इस नियम में जो h0 है वो हबल कांस्टेंट कहलाता है। और इससे यूनिवर्स की उम्र का अंदाजा लगता है? हाँ, इसके मान से यूनिवर्स की उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। वाइनबर्ग के टाइम के हिसाब से ये करीब 20 अरब साल निकलती थी। हालांकि ग्रेविटी इसे धीमा करती है तो असल उम्र थोड़ी कम होगी। और क्या दूसरे तरीकों से भी उम्र पता चली है? हाँ, बाद के और सटीक माप लिए गए। पुराने तारों की उम्र निकालना, रेडियो एक्टिव डेटिंग जैसे दूसरे तरीकों से भी यूनिवर्स की उम्र करीब 10 से 15 अरब साल के बीच ही निकलती है। ये हबल के नियम से काफी मेल खाती है। ठीक है, तो ये हुआ पहला बड़ा सबूत, फैलता हुआ ब्रह्मांड और हबल का नियम। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे ठोस सबूत पर, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन यानी CMB। हाँ, CMB। इसकी खोज की कहानी तो बड़ी फिल्मी है। तक आविष्कार हुआ था वही तो, ये दोनों एक नए बहुत सेंसिटिव माइक्रोवेव एंटेना पर काम कर रहे थे। उन्हें अपने रिसीवर में हर तरफ से एक लगातार हल्का सा शोर सुनाई दे रहा था, स्टैटिक जैसा। हर तरफ से मतलब किसी खास तारे या गैलेक्सी से नहीं, हर दिशा से बिल्कुल एक जैसा। ये शोर 7.35 सेंटीमीटर वेवलेंथ पर था और इसका तापमान निकाला गया तो पूर्ण शून्य से करीब 3.5 डिग्री केल्विन ऊपर था। 3.5 केल्विन? ये तो बहुत ठंडा हुआ। हाँ, लेकिन ये उनके एंटेना या वायुमंडल से आने वाले अंदाजन शोर से काफी ज्यादा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आ कहां से रहा है।
उन्होंने एंटेना साफ किया, कबूतरों की बीट हटाई, सब करके देख लिया, पर शोर गया नहीं। हाँ। तो फिर क्या हुआ? पेंजियास ने MIT के एक एस्ट्रोनॉमर बर्नार्ड बर्क को फोन किया। बर्क को याद आया कि उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट्स के काम के बारे में सुना था। P.J.E. पीबल्स नाम के एक यंग साइंटिस्ट ने कुछ कैलकुलेशन की थी। उनका कहना था कि अगर बिग बैंग सच में हुआ था तो उस शुरुआती आग की बची हुई एक धीमी सी गूंज, एक रेडिएशन आज भी पूरे यूनिवर्स में फैला होना चाहिए। अच्छा। और उन्होंने इसका तापमान भी अंदाजा लगाया था। हाँ, वीबल्स का अंदाजा था कि आज ये रेडिएशन करीब 10 केल्विन पर होना चाहिए। 10 केल्विन। और पेंजियास विल्सन को मिला 3.5 केल्विन। ये तो काफी करीब है। बिल्कुल। पीबल्स ने ये काम असल में अपने सीनियर रॉबर्ट डिके के कहने पर शुरू किया था। डिके का तर्क था कि शुरुआती गर्म यूनिवर्स में बहुत सारा रेडिएशन होना जरूरी था। क्यों जरूरी था? ताकि सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जुड़कर भारी एलिमेंट्स न बना लें। अगर ऐसा होता तो आज यूनिवर्स में सिर्फ भारी तत्व होते, हाइड्रोजन बचता ही नहीं। ये रेडिएशन इतना तेज था कि बनते हुए न्यूक्लियस को तोड़ देता था। न था कि ये शुरुआती रेडिएशन यूनिवर्स के फैलने के साथ ठंडा होता गया होगा और आज लगभग 10 केल्विन पर मिलना चाहिए। तो जब पेंजियास ने बर्क को बताया, बर्क ने उन्हें प्रिंसटन ग्रुप से कांटेक्ट करने को कहा। हाँ, और जब पेंजियास ने डीके को फोन किया तो कहते हैं डीके ने फोन रखकर अपने साथियों से कहा, दोस्तों हमें स्कूप कर लिया गया, मतलब किसी और ने उनकी खोज उनसे पहले कर ली थी। वाह, लेकिन एक और मजेदार बात इसमें है। गैमोव और उनके साथियों ने तो 1948 में ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। हाँ, जॉर्ज गैमोव, राल्फ एल्फा और रॉबर्ट हर्मन ने 1948 में ही हिसाब लगाकर बताया था कि ऐसा बैकग्राउंड रेडिएशन करीब 5 केल्विन पर होना चाहिए। तो फिर उनकी बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? शायद उस वक्त बिग बैंग थ्योरी उतनी मानी नहीं जाती थी, या फिर थ्योरी वालों और एक्सपेरिमेंट वालों के बीच कम्युनिकेशन गैप रहा हो। ये अपने आप में एक पहेली है। तो ये CMB आखिर बना कैसे? वाइनबर्ग इसे थर्मल इक्विलिब्रियम से जोड़ते हैं। हाँ। शुरुआती यूनिवर्स इतना गर्म और इतना घना था कि पदार्थ जैसे इलेक्ट्रॉन और रेडिएशन, फोटॉन्स एक दूसरे के साथ लगातार टकरा रहे थे, एनर्जी एक्सचेंज कर रहे थे। वो थर्मल इक्विलिब्रियम में थे, मतलब एक ही तापमान पर थे। ठीक है। और जब रेडिएशन थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है तो उसका एक खास स्पेक्ट्रम होता है, मतलब अलग अलग वेवलेंथ पर कितनी एनर्जी है, इसका एक फिक्स पैटर्न होता है, जिसे ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये स्पेक्ट्रम सिर्फ और सिर्फ तापमान पर निर्भर करता है। तो शुरुआती यूनिवर्स एक ब्लैक बॉडी की तरह रेडिएट कर रहा था। बिल्कुल। फिर यूनिवर्स फैलता गया, ठंडा होता गया। जब तापमान गिरकर करीब 3000 केल्विन पर आया, ये बिग बैंग के लगभग 7 लाख साल बाद हुआ, तब एक अहम घटना घटी। क्या हुआ तब? तब तक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इतने ठंडे हो चुके थे कि वो आपस में जुड़कर न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम बना सकें। इसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। रिकॉम्बिनेशन मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ जुड़ गए। हाँ, और जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन एटम में बंध गए, फोटोनों के लिए रास्ता एकदम साफ हो गया। पहले वो इलेक्ट्रॉनों से टकराते रहते थे, अब वो बिना टकराए दूर दूर तक जा सकते थे। यूनिवर्स अचानक रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी हो गया। अच्छा, जैसे कोहरा छट गया हो। बिल्कुल वैसा ही। और जिस वक्त ये हुआ, उस वक्त रेडिएशन का स्पेक्ट्रम 3000 केल्विन के ब्लैक बॉडी जैसा था। और तब से वो फोटॉन बस ट्रेवल कर रहे हैं। हाँ, और जैसे जैसे यूनिवर्स फैला है, उन फोटोनों की वेवलेंथ भी उसी अनुपात में खिंचती गई है, रेड शिफ्ट होती गई है। तो स्पेक्ट्रम का आकार वही रहा, बस वेवलेंथ लंबी हो गई। एग्जैक्टली। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम का आकार वैसा ही रहा, बस वो कम तापमान वाले ब्लैक बॉडी जैसा दिखने लगा। अगर यूनिवर्स तब से आज तक करीब 1000 गुना फैला है, तो 3000 केल्विन का वो रेडिएशन आज ठीक 3 केल्विन के आसपास का दिखेगा। और यही 3 केल्विन पेंजियास और विल्सन ने नापा था। कमाल है। जी हाँ, ये बिग बैंग मॉडल की एक शानदार पुष्टि थी। लेकिन सिर्फ एक वेवलेंथ पर सिग्नल मिलना काफी था या और सबूत चाहिए थे? नहीं, ये पक्का करना जरूरी था कि क्या स्पेक्ट्रम वाकई हर वेवलेंथ पर ब्लैक बॉडी जैसा है। प्रिंसटन ग्रुप ने फौरन दूसरी वेवलेंथ पर इसे कंफर्म किया। और कोई पुराना सबूत भी था इसका? आपने बताया था मैककेलर के बारे में। हाँ, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। 1941 में एस्ट्रोनॉमर मैककेलर तारों के बीच मौजूद साइनोजन CN मॉलिक्यूल का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने पाया कि ये मॉलिक्यूल ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे वो करीब 2.3 केल्विन के रेडिएशन में नहा रहे हों। 1941 में
यानी सीएमबी की खोज से भी पहले। हाँ, लेकिन उस वक्त किसी ने इसे बिग बैंग से नहीं जोड़ा। बाद में समझ आया कि ये तो सीएमबी का ही असर था। और फिर सैटेलाइट्स ने इसे कंफर्म किया। हाँ, बाद में कोबे, डब्ल्यू मैप और प्लैंक जैसे सैटेलाइट्स ने सीएमबी का बहुत सटीक मैप बनाया और कंफर्म किया कि इसका स्पेक्ट्रम लगभग 2.725 केल्विन के ब्लैक बॉडी से परफेक्टली मैच करता है। तो इस सीएमबी से हमें क्या पता चलता है? एक तो ये हर दिशा में एक जैसा है। हाँ, ये कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है कि यूनिवर्स बड़े स्केल पर आइसोट्रॉपिक है। हालांकि हमारी अपनी मूवमेंट की वजह से इसमें हल्का सा डाइपोल पैटर्न दिखता है, जो अपेक्षित भी था। और दूसरा, आपने बताया था फोटॉन और बेरियन के अनुपात के बारे में। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण नतीजों में से एक है। सीएमबी के तापमान 2.7 के और यूनिवर्स में साधारण पदार्थ बैरियन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के घनत्व के अनुमानों को मिलाकर हम ये हिसाब लगा सकते हैं कि आज हर एक बैरियन के लिए यूनिवर्स में लगभग 1 अरब 10⁹ फोटॉन है। 1 अरब फोटॉन प्रति बेरियन। ये इतना ज्यादा अनुपात क्यों है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शुरुआती यूनिवर्स पूरी तरह से रेडिएशन यानी फोटोनों के कब्जे में था। उनकी एनर्जी डेंसिटी, पदार्थ की एनर्जी डेंसिटी E=mc² से कहीं ज्यादा थी। अच्छा, तो शुरू में रेडिएशन ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। बिल्कुल। इसी रेडिएशन के जबरदस्त प्रेशर ने पदार्थ को ग्रेविटी के असर में इकट्ठा होकर तारे या गैलेक्सी बनाने से रोके रखा। ये तभी मुमकिन हुआ जब यूनिवर्स ठंडा होकर करीब 3000 केल्विन तक पहुंच गया और एटम बन गए, यानी रिकॉम्बिनेशन हो गया। समझ गया। तो ये दो बड़े सबूत एक्सपेंशन और सीएमबी स्टैंडर्ड मॉडल को बहुत मजबूती देते हैं। अब उस शुरुआती रेसिपी पर वापस आते हैं। फोटॉन बैरियन अनुपात तो हमने देख लिया, और क्या चीजें थी जो मायने रखती थी? कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जो यूनिवर्स में कंजर्व्ड रहती हैं, मतलब उनका कुल मान बदलता नहीं, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज। हाँ, चार्ज कंजर्वेशन। वैसे ही 2 और है, बैरियन संख्या और लेप्टॉन संख्या। बैरियन संख्या ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का हिसाब रखती है। हाँ, हर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का बैरियन नंबर +1 होता है और उनके एंटी पार्टिकल, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन का -1, इलेक्ट्रॉन या फोटॉन का 0 होता है। तो आज जो हमें पदार्थ दिख रहा है वो इसलिए है क्योंकि शुरू में एंटी बैरियन के मुकाबले बैरियन थोड़े से ज्यादा थे। कितने ज्यादा? वही लगभग 1 अरब में 1 का फर्क। जब शुरुआती यूनिवर्स में पदार्थ और एंटी पदार्थ टकराकर नष्ट हुए, एनहिलेशन, तो बस वही एक्स्ट्रा बेरियंस बच गए। ये 1:10 का अनुपात इसी कहानी से जुड़ा है। अच्छा, तो आज का सारा मैटर उसी शुरुआती असंतुलन का नतीजा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है कि ये असंतुलन क्यों था, लेकिन ये था जरूर। और लेप्टॉन संख्या? वो इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, न्यूट्रिनो जैसे हल्के कणों, लेप्टॉन्स और उनके एंटी पार्टिकल्स का हिसाब रखती है। इसका मान कितना है ये ठीक से नहीं पता, पर शायद छोटा ही है। और कुल मिलाके यूनिवर्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल लगता है, यानी कुल चार्ज 0 है। ठीक है, तो ये रेसिपी के तत्व हो गए। अब इन नियमों के साथ क्या हम पहले 3 मिनट की कहानी को थोड़ा और डिटेल में देख सकते हैं? वाइनबर्ग ने इसे कुछ फ्रेम में बांटा है। हाँ, उन्होंने टाइमलाइन बनाई है, पर सारे आंकड़ों में जाने के बजाय हम मुख्य घटनाओं पर फोकस करते हैं। हाँ, वो बेहतर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। 0.01 सेकेंड से तापमान 100 अरब केल्विन। यूनिवर्स फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो का गर्म सूप, सब थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, फिर थोड़ा ठंडा होने पर लगभग 1 सेकेंड के आसपास तापमान 10 अरब के एक बहुत जरूरी चीज हुई। न्यूट्रिनो बाकी सूप से अलग हो गए, मतलब उनका इंटरैक्शन इतना कमजोर हो गया कि वो बाकी कणों के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं रहे। इसे न्यूट्रिनो डीकपलिंग कहते हैं। न्यूट्रिनो अलग हो गए, उनका अपना रास्ता बन गया। हाँ, वो तब से आज तक लगभग बिना किसी से टकराए यूनिवर्स में घूम रहे हैं। ये एक तरह का कॉस्मिक न्यूट्रिनो बैकग्राउंड बनाते हैं, सीएमबी जैसा ही। अच्छा, क्या इसे डिटेक्ट किया गया है? नहीं, अभी तक नहीं। न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, पर मॉडल इसकी भविष्यवाणी करता है। ठीक है, तो न्यूट्रिनो अलग हो गए, फिर क्या हुआ? तापमान और गिरा, करीब 14 सेकेंड पर 3 अरब के। अब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे से टकराकर नष्ट होने लगे, मतलब एनिलेट होने लगे। और उनकी एनर्जी कहाँ गई? वो फोटोनों में बदल गई। इससे फोटोनों का तापमान न्यूट्रिनो के मुकाबले थोड़ा बढ़ गया,
क्योंकि न्यूट्रिनो तो पहले ही अलग हो चुके थे, उन्हें इस एक्स्ट्रा हीट का हिस्सा नहीं मिला। अच्छा, इसीलिए सीएमबी फोटॉन और कॉस्मिक न्यूट्रिनो का तापमान आज अलग-अलग होना चाहिए। बिल्कुल, फोटॉन सीएमबी करीब 2.7 के पर है और न्यूट्रिनो बैकग्राउंड करीब 1.9 के पर होना चाहिए। दिलचस्प। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एन्यूलेशन के बाद क्या बचा? अब यूनिवर्स में मुख्य रूप से फोटॉन और न्यूट्रिनो थे, साथ में थे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और थोड़े से इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन थे उतने ही। अब न्यूक्लियस बनने की बारी थी, पर एक दिक्कत थी। वो ड्यूटेरियम वाली दिक्कत। हाँ, ड्यूटेरियम बॉटलनेक। हीलियम 4 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन सबसे स्थिर हल्का न्यूक्लियस है, लेकिन उसे बनाने के लिए पहले ड्यूटेरियम बनना जरूरी है, और उस समय के तापमान पर ड्यूटेरियम बनते ही हाई एनर्जी फोटोनों से टकराकर टूट जाता था। वो टिक नहीं पा रहा था। तो हीलियम नहीं बन पा रहा था, खुला। जब यूनिवर्स और ठंडा हुआ और तापमान गिरकर करीब 1 अरब डिग्री पर आया, ये हुआ बिग बैंग के लगभग 3 मिनट 46 सेकंड बाद। इस तापमान पर ड्यूटेरियम इतना स्थिर हो गया कि वो फोटोनों से बच सके, और जैसे ही ड्यूटेरियम टिकने लगा, बॉटलनेक हट गया। और फिर तो फटाफट रिएक्शन हुए। लगभग सारे बचे हुए न्यूट्रॉन तेजी से प्रोटॉनों के साथ जुड़कर पहले ड्यूटेरियम, फिर और भारी आइसोटोप बनाते हुए आखिर में हीलियम 4 के न्यूक्लियस बना गए। और इसी से वो 73% हाइड्रोजन 27% हीलियम वाला मिक्सचर बना। हाँ, बिल्कुल। उस वक्त जितने न्यूट्रॉन मौजूद थे, फ्री न्यूट्रॉन धीरे धीरे प्रोटॉन में बदलते भी रहते हैं। उनका करीब 13-14% हिस्सा था। ये सारे हीलियम में चले गए, तो हीलियम का वजन कुल पदार्थ का लगभग 2 गुना यानी 26-28% हो गया। बाकी प्रोटॉन हाइड्रोजन के रूप में बच गए। ये तो स्टैंडर्ड मॉडल की बहुत बड़ी कामयाबी है। यकीनन, बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस कहलाता है ये, और ये जो शुरुआती हीलियम की मात्रा 22-28% की भविष्यवाणी करता है, वो पुरानी गैलेक्सीज और गैस के बादलों में मापी गई मात्रा से एकदम सटीक मेल खाती है। इससे ये साबित होता है कि ज्यादातर हीलियम बिग बैंग में ही बना, तारों के अंदर नहीं। हाँ, तारे भी हीलियम बनाते हैं, पर इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं बना सकते जितनी हम देखते हैं। और ड्यूटेरियम का क्या? क्या उसकी मात्रा से भी कुछ पता चलता है? हाँ, ड्यूटेरियम का रोल भी बहुत अहम है। जैसा हमने कहा, ड्यूटेरियम बहुत नाजुक होता है, तारों के अंदर वो जल जाता है। तो आज हमें इंटरस्टेलर स्पेस में जो ड्यूटेरियम मिलता है, वो लगभग सारा का सारा बिग बैंग का ही बचा हुआ है। ठीक है। और इसकी मात्रा इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि शुरुआती यूनिवर्स में बैरियन साधारण पदार्थ का घनत्व कितना था, फोटॉन बैरियन रेशो पर। कैसे? अगर बैरियन घनत्व ज्यादा होता तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स ज्यादा तेजी से टकराते और ड्यूटेरियम ज्यादा आसानी से हीलियम में बदल जाता। मतलब ज्यादा घनत्व होता तो आज कम ड्यूटेरियम बचता। तो आज कितना ड्यूटेरियम मिलता है? आज के माप बताते हैं कि ड्यूटेरियम की मात्रा हाइड्रोजन के मुकाबले करीब 20-30 भाग प्रति मिलियन है। और इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इस मापी गई मात्रा से जब हम बैरियन घनत्व का हिसाब लगाते हैं, तो पता चलता है कि साधारण पदार्थ का घनत्व यूनिवर्स के कुल घनत्व का सिर्फ 4-5% ही है। ये उस क्रांतिक घनत्व, क्रिटिकल डेंसिटी से बहुत कम है, जो यूनिवर्स के विस्तार को रोकने के लिए जरूरी है। क्रांतिक घनत्व। हाँ, वो घनत्व जिस पर यूनिवर्स का फैलाव अनंत काल तक धीमा होता रहेगा, पर रुकेगा नहीं। अगर घनत्व इससे ज्यादा हो तो ग्रेविटी जीतेगी और यूनिवर्स वापस सिकुड़ेगा। अगर कम हो तो हमेशा फैलता रहेगा। तो ड्यूटेरियम का डेटा बताता है कि साधारण पदार्थ इतना नहीं है कि यूनिवर्स को रोक सके। बिल्कुल, कम से कम साधारण पदार्थ तो नहीं। इसका मतलब है कि अगर सिर्फ साधारण पदार्थ ही होता तो यूनिवर्स हमेशा फैलता रहता, एक खुला यूनिवर्स। हालांकि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की कहानी इसे और पेचीदा बनाती है, पर वो वाइनबर्ग की किताब के दायरे से बाहर है। समझ गया। तो बीबीएन न सिर्फ हीलियम बल्कि ड्यूटेरियम जैसे हल्के तत्वों की मात्रा की भी सही भविष्यवाणी करता है। ये वाकई प्रभावशाली है। हाँ, ये स्टैंडर्ड मॉडल की बड़ी सफलताओं में गिना जाता है। तो क्या मॉडल की कोई ऐसी भविष्यवाणी भी है जिसे अभी तक परखा नहीं जा सका, वो न्यूट्रिनो बैकग्राउंड के अलावा? मॉडल काफी मजबूत है, पर कुछ सवाल हमेशा रहते हैं। जैसे वाइनबर्ग इस पर भी सोचते हैं कि सीएमबी की भविष्यवाणी तो 1948 में हो गई थी, पर खोज 1964 में हुई, वो भी संयोग से। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, ये अजीब है। शायद कई वजह थी। गैमोव का सिद्धांत भारी तत्वों को नहीं समझा पाया था, तो शायद उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो गई।
फिर तारों में तत्व कैसे बनते हैं वो थ्योरी ज्यादा पॉपुलर हो गई। हाँ। और शायद थ्योरी और एक्सपेरिमेंट करने वालों में बातचीत की कमी रही हो। या शायद लोग शुरुआती यूनिवर्स जैसे विषय को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे थे। हो सकता है। ये सब अटकलें ही हैं। और क्या, मॉडल में कोई कमजोरी या अनिश्चितता भी है? एक बड़ा सवाल तो कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल पर ही उठता है। क्या यूनिवर्स शुरू से ही इतना स्मूथ और यूनिफॉर्म था? ये कैसे हुआ? CMB में जो हल्की हल्की घटबड़ दिखती है वो गैलेक्सी कैसे बनी, इसे समझने के लिए जरूरी है, पर वो इतनी कम क्यों है? मतलब यूनिवर्स इतना एक जैसा क्यों है, ये एक सवाल है। हाँ, इसे होराइजन प्रॉब्लम भी कहते हैं। और दूसरा सवाल है फ्लैटनेस प्रॉब्लम। यूनिवर्स का घनत्व क्रांतिक घनत्व के इतना करीब क्यों है? स्टैंडर्ड मॉडल इन्हें समझा नहीं पाता। इनके लिए बाद में इन्फ्लेशन जैसी थ्योरीज आई। इन्फ्लेशन, ये भी एक बड़ा आइडिया है। खैर, अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। पहले सेकंड के 100वें हिस्से से भी पहले, तब क्या माहौल था? तब तापमान 10⁻12 यानी 1 खरब केल्विन से भी ज्यादा था। इस तापमान पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कण, जिन्हें हेड्रॉन कहते हैं, शायद अपने और भी फंडामेंटल घटकों में टूट गए होंगे। यहाँ तस्वीर थोड़ी धुंधली हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का रोल बहुत बढ़ जाता है और उसकी थ्योरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वाइनबर्ग 2 संभावनाओं की बात करते हैं। क्या है वो? एक है न्यूक्लियर डेमोक्रेसी। इसमें माना जाता है कि सारे हाइड्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन आदि फंडामेंटल हैं और शायद हजारों तरह के हाइड्रॉन हो सकते हैं। इस विचार में शायद एक मैक्सिमम टेम्परेचर, हगेडॉन टेम्परेचर, करीब 2 खरब के भी होता है, जिसके ऊपर चीजें नहीं जा सकती। और दूसरी संभावना? दूसरी है क्वार्क मॉडल। ये आज ज्यादा माना जाता है। इसके हिसाब से हाइड्रॉन फंडामेंटल नहीं है, बल्कि वो और भी छोटे कणों क्वार्क से बने हैं। जैसे प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से बना है। क्वार्क, ये नाम सुना है? हाँ, तो क्वार्क मॉडल में एक दिलचस्प बात है एसिम्प्टोटिक फ्रीडम। एसिम्प्टोटिक फ्रीडम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्वार्क जब बहुत पास होते हैं तो उनके बीच लगने वाला स्ट्रॉन्ग फोर्स बहुत कमजोर हो जाता है। वो लगभग आजाद घूमते हैं। तो बहुत ज्यादा तापमान पर जब सब कुछ बहुत पास पास था, हेड्रॉन शायद पिघलकर क्वार्क और ग्लूऑन, जो फोर्स कैरियर हैं, के सूप में बदल गए होंगे। इसे क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा कहते हैं। तो यूनिवर्स क्वार्क का सूप था? हाँ, शायद। इससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। लेकिन एक पहेली ये भी है कि हम आजाद क्वार्क क्यों नहीं देख पाते? वो हमेशा हेड्रॉन में बंधे, कन्फाइंड क्यों रहते हैं? हाँ, ये भी सुना है, क्वार्क कन्फाइनमेंट। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें दूर खींचने की कोशिश में इतनी एनर्जी लग जाती है कि वो एनर्जी ही नए क्वार्क एंटी क्वार्क पेयर बना देती है। वो कभी अकेले नहीं रह पाते। बहुत अजीब है। अच्छा, इससे भी पहले क्या कुछ हुआ था? आपने फोर्स के एकीकरण की बात की थी। हाँ, वाइनबर्ग सलाम थ्योरी, जिसके लिए वाइनबर्ग को नोबेल प्राइज भी मिला, ये बताती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो बिजली और रोशनी के लिए जिम्मेदार है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो कुछ तरह की रेडियो एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है, असल में एक ही इलेक्ट्रोवीक फोर्स के 2 पहलू हैं। एक ही फोर्स के 2 रूप? हाँ, बहुत ज्यादा एनर्जी या तापमान पर, करीब 10⁻15 के या 100 GeV, ये दोनों फोर्स एक जैसे थे। लेकिन जैसे ही यूनिवर्स ठंडा हुआ, एक तरह का फेज ट्रांजिशन हुआ, जैसे पानी का जमना, और ये इलेक्ट्रोवीक सिमेट्री टूट गई, जिससे ये 2 अलग-अलग फोर्स बन गए। एक 10⁻15 केल्विन, ये तो कल्पना से भी परे हैं। हाँ, और क्या पता इस सिमेट्री ब्रेकिंग के दौरान कुछ अजीब चीजें बनी हों, जैसे मैग्नेटिक मोनोपोल या कॉस्मिक स्ट्रिंग। ये सब अभी अटकलों के दायरे में है। और सबसे पीछे कहाँ तक जा सकते हैं हम? सबसे पीछे हम पहुंचते हैं प्लैंक युग तक। ये तब था जब तापमान करीब 10³ 32 था। 10⁻32? हाँ, इस तापमान पर ग्रेविटी भी बाकी फोर्सेस जितनी ही स्ट्रांग हो गई होगी। हमारे स्पेस और टाइम के जो नियम हैं, आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, वो सब यहाँ फेल हो जाते हैं। मतलब इसके आगे फिजिक्स के नियम काम नहीं करते? अभी तक हमारे पास ऐसी कोई थ्योरी नहीं है जो इस युग को समझा सके। इसे क्वांटम ग्रेविटी की थ्योरी चाहिए, जो अभी बनी नहीं है। यहाँ स्पेस टाइम का मतलब ही शायद कुछ और रहा होगा। क्या उस युग से कुछ बचा हो सकता है? शायद हो सकता है उस वक्त बहुत शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण तरंगे बनी हो। वो आज भी यूनिवर्स में घूम रही होंगी, लेकिन इतनी कमजोर कि उन्हें डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन लगता है। उनका तापमान करीब 1 केल्विन होना चाहिए। तो प्लैंक युग एक तरह से हमारी जानकारी की सीमा है? फिलहाल तो हाँ। हमने अतीत की इतनी लंबी कहानी देखी। भविष्य के बारे में क्या कहता है ये स्टैंडर्ड मॉडल?
क्या यूनिवर्स हमेशा फैलता रहेगा? स्टैंडर्ड मॉडल खुद भविष्य के बारे में अनिश्चित है। जैसा हमने ड्यूटेरियम के केस में देखा, अगर यूनिवर्स का घनत्व क्रांतिक घनत्व से कम है, जैसा कि साधारण पदार्थ के मामले में लगता है, तो ये हमेशा फैलता रहेगा और ठंडा होता जाएगा। सब कुछ दूर चला जाएगा, तारे बुझ जाएंगे और अंत में एक ठंडा, अंधेरा, खाली यूनिवर्स बचेगा। इसे बिग फ्रीज या हीट डेथ कहते हैं। ये तो बड़ा उदास अंत है। हाँ, लेकिन अगर घनत्व क्रांतिक घनत्व से ज्यादा हुआ, शायद डार्क मैटर और डार्क एनर्जी मिलाकर, तो ग्रेविटी आखिरकार जीतेगी, फैलाव रुकेगा और यूनिवर्स वापस सिकुड़ना शुरू कर देगा। सिकुड़ना तो क्या होगा? सब कुछ पास आएगा, तापमान बढ़ेगा, गैलेक्सीज टकराएंगी, तारे पिघल जाएंगे और अंत में सब कुछ वापस एक बेहद गर्म घने पॉइंट में समा जाएगा, एक बिग क्रंच। बिग बैंग का उल्टा। बिल्कुल। क्या ऐसा भी हो सकता है कि क्रंच के बाद फिर से एक बैंग हो, एक साइकिल चलता रहे? कुछ लोग ऐसी थ्योरीज पर काम करते हैं, साइक्लिक यूनिवर्स या बिग बाउंस, पर ये अभी बहुत स्पेक्युलेटिव है, मतलब सिर्फ अटकले हैं। स्टैंडर्ड मॉडल में ऐसा कुछ नहीं है। तो भविष्य अनिश्चित है। हाँ, और वाइनबर्ग किताब के आखिर में इसी अनिश्चितता और यूनिवर्स की विशालता पर सोचते हैं। वो एक बहुत मशहूर लाइन लिखते हैं, कौन सी? जितना अधिक ब्रह्मांड समझे योग्य लगता है, उतना ही ये उद्देश्यहीन भी लगता है। The more the universe seems comprehensible, the more it also seems pointless. उद्देश्यहीन, ये तो और भी निराशाजनक लगता है। हाँ, पर वो बात यहीं खत्म नहीं करते। वो आगे कहते हैं कि शायद इसमें कोई अंतिम उद्देश्य ना हो, लेकिन इस समझ को खोजना, यूनिवर्स को जानने की एक कोशिश, यही वो चीज है जो इंसान के जीवन को थोड़ी गरिमा देती है। अच्छा। हाँ, वो लिखते हैं, ब्रह्मांड को समझने का प्रयास उन बहुत कम चीजों में से एक है जो मानव जीवन को एक मजाक, फार्स के स्तर से थोड़ा ऊपर उठाता है और इसे एक त्रासदी, ट्रेजेडी की कुछ गरिमा प्रदान करता है। वाह, मतलब जवाब मिले ना मिले, सवाल पूछना और खोजना ही अपने आप में सार्थक है। बिल्कुल, यही विज्ञान की और शायद इंसान होने की खूबसूरती है। वाइनबर्ग के इन शब्दों में वाकई एक गहराई है। पहले 3 मिनट की ये कहानी हमें सिर्फ कॉस्मॉस की शुरुआत नहीं दिखाती, बल्कि शायद अपने वजूद के मायने पर भी सोचने को मजबूर करती है। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी डुबकी यहीं समाप्त करते हैं। सोचते रहिए।